गरीब बहू ने बनाया नारियल की रसोई और घर। भूमिका अपने सास ससुर ननद अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। भूमिका के पति सुरेश और उसके ससुर विनोद एक नारियल के बगीचे में काम करते थे। वो लोग काफी गरीब होते हैं। रोज की तरह आज भी सुरेश और विनोद दोनों नारियल के बाग में नारियल छांट रहे थे। तभी उनका सेठ हरिराम वहाँ आता है और विनोद से कहता है, हे भगवान, इस बार तो मेरे बहुत सारे नारियल खराब निकले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न जाने मेरी कमाई कैसे होगी। सुरेश, विनोद, ऐसा करो, इन सभी नारियलों को बोरी में भरकर शहर के बाहर फेंकवा दो और अच्छे नारियल गाड़ी में लोड करवा दो। अब जो खराब हो चुके हैं उन्हें रखकर क्या फायदा। जी मालिक, हम अभी कर देते हैं, और बाकी अच्छे नारियल को हम गाड़ी में लोड करवा देते हैं। विनोद और सुरेश की बात सुनकर अब हरिराम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुरेश और विनोद अच्छे नारियल को गाड़ी में लोड करवा कर भिजवा देते हैं और खराब नारियलों को बोरी में भरकर फेंकने के लिए एक तरफ रख देते हैं। जिन्हें देख सुरेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, ये नारियल के खोल बहुत ज्यादा है और आज तो काम करते हुए काफी देर भी हो चुकी है। अब ये नारियल फेंकवाने का काम हम कल कर लेंगे। अब हमें घर चलना चाहिए। सही कहा बेटा, समय काफी ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको साइड में रखकर अपने घर चले जाते हैं। कल जाकर बाकी के काम को निपटा देंगे। इतना बोलकर दोनों बाप बेटे अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख विनोद अपने बेटे सुरेश से कहता है, बेटा सुरेश, यहाँ तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, अब हम घर कैसे जाएंगे? जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक हम वापस घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इस भारी बारिश में घर पहुँचे तो हम भीग जाएंगे, और अगर हम भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। और तू तो जानता ही है कि घर में कमाने वाले सिर्फ हम दो ही लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, लेकिन हमें अपने घर जाना ही होगा। थोड़ी देर यहाँ इस पेड़ के नीचे इंतजार कर लेते हैं। अगर बारिश हल्की होती है तो निकल जाएंगे, और अगर बारिश कम नहीं होती तो भी हम निकल जाएंगे, क्योंकि घर जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, वैसे तो सही कह रहा है। इतना बोलकर अब दोनों बाप बेटे थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे रुककर बारिश के थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश कम नहीं होती, जिसे देख वो दोनों ही एक एक केले का पत्ता अपने सर पर रख अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का कच्चा फर्श पूरी तरह गीला हो चुका है, और उस गीले फर्श को भूमिका और भूमिका की सास माया कपड़े से सुखा रही थी। तो वहीं एक खाट पर बैठी निशा अपनी भतीजी कनक को संभाल रही थी। अब जब माया विनोद और सुरेश को देखती है तो कहती है, इस बारिश ने तो हमें परेशान कर रखा है। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि बारिश आने से पहले ही घर की मरम्मत करवा लो, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं। अब देखो, सारा का सारा फर्श गीला हो गया है और कनक भी भीग गई है। उसकी तबीयत न खराब हो जाए। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम क्या करें? भगवान ने हमें इतने पैसे ही नहीं दिए कि हम अपने घर खर्च से बचाकर कुछ और कर सकें। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर तिरपाल लाकर छत के ऊपर लगा देता हूँ। उस तिरपाल से ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, बारिश का पानी नहीं आएगा घर में। आप बाहर से तिरपाल बाद में लाना, लेकिन पहले खाना तो खा लीजिए। वैसे भी मैंने और माजी ने मिलकर फर्श को सुखा दिया है। अब सभी लोग नीचे बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इतना बोलकर अब भूमिका सबके लिए खाना लगाती है, और इस तरह अब सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। और मैंने खाना खा लिया, मेरा खाना खत्म हो गया। एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर तिरपाल ले आता हूँ और छत पर लगा देता हूँ। इतना बोलकर अब सुरेश बाजार जाकर एक बड़ा सा तिरपाल ले आता है और उसे छत पर अच्छी तरह लगा देता है। तिरपाल लगाते ही बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है, लेकिन अब घर के अंदर पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं, और तब भूमिका कहती है, चलो कम से कम अब घर के अंदर पानी तो नहीं आ रहा है, अब हम सुकून से सो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भूमिका तूने, अब कम से कम इस घर के अंदर पानी तो नहीं टपकेगा। इस तरह अब सभी लोग एक सुकून भरी सांस लेते हैं। सभी लोग चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन अब अगले दिन भी तेज बारिश के साथ साथ तूफान आता है और तिरपाल उड़ जाती है। तिरपाल उड़ने के साथ अब पानी एक बार फिर घर के अंदर भरने लगता है, जिससे एक बार फिर वो लोग काफी परेशान होते हैं। जिसे देख अब माया कहती है, अरे आप लोग देख क्या रहे हैं, घर में पानी भर रहा है, इसे बाहर फेंकवाइए वरना पूरा घर गीला हो जाएगा। तभी भूमिका की नजर वहाँ जाती है जहाँ से पानी टपक रहा था, जिसे देख भूमिका पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन लगाती है। ये देख अब घर के लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बारिश और तूफान को लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे, और जब बारिश बंद होती है तो विनोद कहता है, माया बहू, बारिश बंद हो गई है, अब हमें जाना होगा। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर बारिश आ गई तो एक बार फिर मुसीबत आ जाएगी।
लेकिन बेटा भारी बारिश के चलते और घर टपकने के चलते चूल्हा पूरी तरह टूट गया है। लकड़ियां भी सारी गीली हो गई हैं। इसमें हम खाना कैसे बनाएंगे? और हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों घर से बाहर खाली पेट जाओ। माँ, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग बाहर से कुछ खा लेंगे। सुरेश की बात सुनकर घर में कोई कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद भूमिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने ससुर और पति से कहती है, पिताजी मैं भी आज आप लोगों के साथ चलती हूँ। थोड़े बहुत नारियल ले आऊंगी, कम से कम नारियल को जलाकर मैं खाना तो बना लूंगी। भाभी मैं भी चलती हूँ, कनक को माँ देख लेंगी। अब भूमिका और निशा सुरेश और विनोद के साथ नारियल के खेतों में जाती हैं। तब भूमिका कहती है, बाबूजी ये सारे नारियल तो आपने फेंकने के लिए रखे हैं ना? ऐसे करती इन सभी नारियलों को मैं घर ले जाती हूँ, ये हमारे जलाने के काम आएंगे। कम से कम लकड़ियों का खर्चा तो बचेगा। हाँ बेटा, लेकिन इसे तुम हाथ में कैसे ले जाओगी? ऐसा करो, एक ऑटो रिक्शा कर लो। भूमिका एक ऑटो रिक्शा करती है और उसमें सभी नारियलों को रखकर अपने घर ले आती है और एक जगह जमा कर रख देती है और वो कुछ नारियलों को जलाकर खाना बनाने लगती है। तभी वो मन में सोचती है, मेरे पास तो इतने सारे नारियल हैं, अगर मैं इन नारियल को आसपास जोड़कर इनके घर बना लूं तो घर के अंदर पानी नहीं आएगा और हम चैन से रह सकेंगे। भूमिका खुश होकर खड़ी होती है और नारियल जोड़ने का काम करने लगती है। तभी निशा और माया भी वहाँ आ जाते हैं और उसको इस तरह काम करते देख वो दोनों उससे सवाल करती हैं, बहू ये क्या कर रही है तू? हाँ भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अब भूमिका उन दोनों को भी सारी बातें बताती है और उसकी बात उन्हें ठीक भी लगती है, जिसके बाद अब वो लोग भी भूमिका की मदद करने लगते हैं। भाभी नारियल से घर बनाना इतना आसान भी नहीं है, ये तो फिसल कर गिर रहे हैं। ऐसा करते हैं नारियलों के ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं, शायद इससे ये नारियल मजबूती से अपनी जगह जम जाए और फिर ना गिरे। लेकिन बहू जब तक धूप न निकले तब तक हम इन नारियलों पर मिट्टी नहीं चढ़ा सकते, वरना मिट्टी गल गल कर गिर जाएगी। भूमिका और निशा को माया की बात ठीक लगती है और वो लोग नारियल को वैसे ही छोड़ देते हैं। तब भूमिका कुछ नारियलों को जलाकर खाना बनाती है। तभी सुरेश और विनोद भी वहाँ आ जाते हैं। भूमिका उन दोनों को खाना परोसती है। वो लोग खाना खाते हैं, फिर भी भूमिका उनको अपने नारियल का घर बनाने के आइडिया के बारे में बताती है। ये सुनकर सुरेश कहता है, भूमिका तुम्हारे नारियल का घर बनाने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नारियल पर जब तक मिट्टी न चढ़े वो रुकेगा नहीं और मिट्टी को सूखने के लिए धूप जरूरी है। हाँ हम भी यही सोच रहे थे, दुआ करो कि कल धूप निकल जाए। अगर धूप निकल गई और हमने नारियल को जमा कर उन पर मिट्टी चढ़ा दी तो फिर ये नहीं गिरेंगे और हमारा घर तैयार हो जाएगा। अगले दिन बहुत तेज धूप निकलती है। अब सुरेश और विनोद भी काम से छुट्टी ले लेते हैं और सब मिलकर नारियल का घर बनाते हैं और आसपास मिट्टी चढ़ा देते हैं। भूमिका नारियल को जोड़कर और उन पर मिट्टी चढ़ाकर एक रसोई भी बनाती है और वहाँ जल्दी ही मिट्टी धूप से सूख जाती है और नारियल का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब भूमिका कुछ नारियल को जलाकर खाना बनाती है और सभी को परोसती है। सभी लोग सुकून से खाना खाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ये देखकर निशा कहती है, भाभी बारिश होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि पानी फिर घर के अंदर आ जाए। तुम चिंता मत करो निशा, अपने घर के अंदर नहीं आएगा, हमने काफी अच्छे से घर बनाए हैं। भारी बारिश होने के बाद भी घर के अंदर पानी नहीं आता और वो लोग सुकून से अपने घर में बैठकर खाना खाते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। जबलपुर शहर में वृंदा अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। वृंदा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से जब भी कोई जबलपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद कर ले जाता था। नामदेव और वृंदा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और वृंदा दे देते थे। नामदेव के मन में अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। वृंदा, भगवान की कृपा से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तो इच्छा है कुछ ही समय में अब हम अपना घर और एक दुकान बना ही लेंगे। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो, अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, तब तक मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर शाम को ठेले पर चलेंगे। वृंदा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी। उसके हाथों में नारियल बर्फी बनाने की एक अलग ही कला थी। शाम के वक्त वृंदा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। सतना शहर से दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कहती हैं कि वो तुम्हारी नारियल बर्फी लेकर ही घर जाएंगी।
पूरे जबलपुर में तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। ये बात वो अच्छी तरह जानती है भाई। मनोहर भैया, ये नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी वृंदा को ही दो। ये ना हो तो मैं भला अकेला कहां संभाल पाऊं। मैं तो बस नारियल लाकर दे देता हूं, बर्फी बनाने का सारा काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव, आपके पैसे। चलता हूं, ठीक है? जय राम जी की। तुम तो मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। झूठी तारीफ क्या है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे, पर एक दिन वृंदा छत से कपड़े उतार कर ला रही थी तो अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वृंदा के सिर में चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सिर और माथे पर खरोंचे आई हैं और सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। वृंदा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मम्मी, अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम दोनों अपने स्कूल का काम भी समय पर कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा, अब आराम करने के लिए बोला है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो वृंदा, दवाई ले लो। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे? घर का, बाहर का, सब काम तुम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। अभी तुम दवाई लेकर आराम करो, जब तक मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूं। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और वृंदा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। वृंदा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल बर्फी का काम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इस वजह से नामदेव के पास जो जुड़े हुए पैसे थे वो सब वृंदा की दवाइयों, घर का किराया और घर खर्च में लग गए थे। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनानी नहीं आती थी, नहीं तो वो दिन में थोड़ी देर ठेला लगा भी लेता। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कैसे चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सिर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद पड़ा है, सब कैसे होगा? वृंदा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ था। फिर वृंदा को एक उपाय सूझा। उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूं नारियल बर्फी आप बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बनाते जाना। धीरे धीरे आप नारियल बर्फी बनानी सीख जाओगे। वृंदा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ जाएगा। लोग हमारी नारियल की बर्फी की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देखना आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, ठीक है? चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसे बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे वृंदा उसे सब कुछ समझाती जाती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ, कैसी बनी है? ये तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना आपकी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना। मैं जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आऊंगा। कुछ दिन तक नामदेव अकेला ही नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा। वृंदा अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा धीरे धीरे नामदेव की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर, नामदेव, मेरी बेटी की शादी में मैंने सब लड़के वालों को तुम्हारी नारियल की बर्फी के डिब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है, तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। हे ईश्वर, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया। मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। घर जाकर वृंदा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। नामदेव घर जाकर वृंदा को नए ऑर्डर मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा।
क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी वाली बीवी है तो पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना। वो तो है। सच कहा है, पति पत्नी का रिश्ता सचमुच सबसे अनोखा है, जहां दोनों ही सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर जीते चले जाते हैं। धीरे धीरे वृंदा और नामदेव ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन नामदेव और वृंदा की मेहनत से उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की नई दुकान खोली, जहां पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी। Thanks for watching.